हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय विदेश नीति के नवीन आयाम। इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड में पूछा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सवाल आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है शब्द नवीन आयाम, या यूं कहें वर्तमान में भारत के विदेश नीति में नए चीजें कौन सी आई हैं। एक तो होता है परंपरागत, जो सदियों से चले आ रहे हैं और उस लाइन को हम क्रॉस नहीं करते, उन मानदंडों को हम अपनाकर आगे बढ़ते हैं। एक होता है समय के साथ बदलाव, जैसे ही समय बदला तो इसमें बदलाव भी होना जरूरी है। और वो बदलाव हमने कौन से किए, पहले वालों को एडजस्ट कर किए, पहले वालों में कुछ सुधार कर लिए, और वर्तमान में ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई, ऐसे कौन से तत्व हैं जो भारत की विदेश नीति को एक नया आयाम दे रहे हैं, एक नया टारगेट दे रहे हैं, एक नया अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इन्हीं चीजों को क्या कहा गया है, नवीन आयाम कहा गया है। हमारा जो मेन अहम है वो सवाल समझना है, उसके बाद आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। भारतीय विदेश नीति के नवीन आयाम कौन से हैं, सवाल ऐसे ही मिलेगा आपको। शब्द आपको ध्यान रखना है, कौन सा नवीन आयाम। नवीन आयाम की यदि हम बात करें तो कौन से लक्ष्य हैं जो नए निकल कर आए हैं भारत की विदेश नीति में। तो उदारवाद की शुरुआत आप जानते हैं, उदारवाद की शुरुआत क्या थी 191 में, और वैश्वीकरण को हमने क्या कहा था, उदारवाद भी कहा था। यहाँ अर्थशास्त्र में आप मत चले जाना, फिलोसॉफी में मत चले जाना, नहीं तो डिफरेंट अलग अर्थ निकलेंगे यहाँ पर। उदारवाद का मतलब था आर्थिक क्षेत्र में छूट देना, व्यापार के क्षेत्र में छूट देना, बिजनेस के क्षेत्र को डेवलप करना, क्या कहलाता है, उदारवाद की शुरुआत कहलाता है। जो प्रतिबंधन हमने, जो ब्रेकर्स लगा रखे थे विदेशी कंपनियों के लिए, ताकि हमारे यहाँ लूटमार नहीं हो जाए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरह ना हो जाए, हमारा शोषण ना हो, लोकल उद्योग बहुत आसानी से चल सकें, इन सारी चीजों को एडजस्ट करने के लिए हमने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, उदारवाद की शुरुआत अपनाई थी। वैश्वीकरण को हमने अपनाया था, बहुत डिटेल से हमने वैश्वीकरण पढ़ा। 91 में इसकी शुरुआत हुई। तो ये भारत की विदेश नीति का एक नया आयाम है। आज भारत ने सारे दरवाजे अपने विदेश के लिए खोल दिए हैं। प्लस ये भी ध्यान रखना है कि भारत ने अपनी सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंट रखा है। कोई ऐसा काम उसने नहीं किया है जिसके आधार पर विदेशी कंपनियों का कब्जा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा होगा वेलमोट एक कंपनी थी जो अभी बंद हो गए, उसके शोरूम आपके 9 नंबर सिक्कर रोड पे भी उसका शोरूम था। उन्होंने कुछ शर्तें ऐसी रखी थी जो हमारे इंडिया के लिए काफी नहीं थी, ऐसे में उनको नुकसान होना तय था। उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट होगा और जो प्रोडक्शन हाउस होंगे वो हमारे हिसाब के होंगे। तो उन्होंने, इंडिया ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें सेवाओं के लिए दी जाती हैं, और कभी भी प्रॉफिट का 50% या शेयरिंग का 51% इंडिया का होना ही चाहिए। तो इन शर्तों पर जब वो नहीं मान रहे थे, या यूं कहें उनके 5000 की मिनिमम की जो प्राइसिंग सेल थी कि 5000 से कम आप सामान नहीं खरीद सकते वन टाइम में, यदि आप इससे कम खरीदते हैं तो आपका बिल ही नहीं होगा। तो ऐसी शर्तें इंडिया में लागू करना आसान नहीं है। तो शुरुआती जो दौर है हमारा अभी अर्थव्यवस्था में, इसमें हमने किसको अपना लिया है, उदारवाद को अपना लिया है, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के तहत अपनाया है, पॉजिटिवनेस के तहत अपनाया है। और हम उदारवाद की शुरुआत, सवाल आता है भारत ने उदारवाद कब अपनाया, 91 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंगल लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। उदारवाद को हम किससे मानते हैं, भूमंडलीकरण से भी मानते हैं। फिलोसॉफी में मत जाना, सिद्धांतों में नहीं जाना है, सिर्फ अर्थशास्त्र की एक टर्म है। और अर्थशास्त्र में उदारवाद क्या होता है, नियमों में छूट, व्यापार में शीतलता लाना, या यूं कहें व्यापार के नियमों में कठोरता से कमी लाना। इसे ही हमने वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण भी कहा था। इसमें तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हमने बात की थी, चीन वाले मैटर में भी हमने देखा था। और भारत के पड़ोसी देशों की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, आपको याद रखना है। जो नए आंकड़े आए हैं विश्व बैंक के भी, IMF के भी, और वो सभी इस बात का प्रूफ करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है,
मैं ये यहाँ नहीं कह रहा हूं आपको कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी है, ये एक अलग मैटर है। जैसे मान लीजिए अमेरिका, रसिया, चाइना और इंडिया, इसकी 4.5 है, इसकी 3.5 है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, और इसकी 1.5 है। ये इंक्रीज हुई 0.5, ये इंक्रीज हुई 0.4, ये इंक्रीज हुई 0.6 और ये हुई इंक्रीज 0.8। तो ये जो ग्रॉस रेट आ रही है वो सबसे ज्यादा इंडिया की है, यानी कि जो अभी वर्तमान में जो प्रोग्रेस हमारी चल रही है वो बहुत तेजी से चल रही है। इसके पीछे भारत के उदारीकरण के जो रूल रेगुलेशन है, भारत के जो सोर्स हैं, भारत की जो एजुकेशन है और सरकार के द्वारा उद्योगों के प्रति बनाई गई जो नीति है वो कारगर साबित हुई है। आपको याद होना चाहिए जब हमने 98 में परमाणु परीक्षण किया था अटल जी की सरकार के समय, उस समय हम पर प्रतिबंध लग गए थे और कोई भी देश हमारी सहायता करने को तैयार नहीं था और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई थी। अमेरिका जैसे देशों ने अपना कर्जा वापस ले लिया था, भारत को अलग आर्थिक आधार पर जैसे पाकिस्तान को अलग किया गया है वैसे ही भारत को अलग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत बेहद मजबूत था, नीति बहुत सुदृढ़ थी। भारत ने सबसे बड़ा जो फैसला लिया वो लिया हाईवे निर्माण का। हाईवे हमने बनाए। हाईवे से फायदा क्या हुआ? एक तो स्टील से संबंधित कंपनियां बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट में आई और बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट में जब उद्योग आते हैं तो रोजगार सृजन होता है, रोजगार सृजन होता है तो आमदनी बढ़ती है सीधी, हम ये जानते हैं अच्छे से। सीमेंट की फैक्ट्रियां बहुत जबरदस्त तरीके से लगी, ये उसी दौर में यानी कि 99-2000 के आसपास सीमेंट कारखानों में हमने बहुत बड़ी विकसितता की तरफ हमने कदम बढ़ाया और उसमें जो लेबर लगने वाली थी, इंजीनियरिंग सर्विसेज लगने वाली थी और रोड निर्माण, हाईवे निर्माण में जो संसाधन लगने वाले थे वो बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप हुए। और आप जानते हैं हमारे यहाँ लोअर क्लास बहुत ज्यादा लोग हैं, मजदूर लोग बहुत ज्यादा लोग हैं, उनके लिए रोजगार का सृजन हुआ। जो अर्थव्यवस्था ब्लॉक की तरफ जा रही थी वो किसकी तरफ चली गई? बहुत विकास की तरफ चली गई। दूसरा हमने कुटीर उद्योग, आपने ध्यान होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार और अटल जी की सरकार ने बहुत ज्यादा फोकस किया था कुटीर उद्योगों पर, ताकि हमारी जो ब्लॉक अर्थव्यवस्था है या बहुत कमजोर अर्थव्यवस्था है वो सीधे आगे बढ़ जाए और कुटीर उद्योगों का विकास 2000 के आसपास बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ। इसमें तीसरी चीज अगर हम देखें तो शिक्षा लोन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आप जानते हैं कि पहले शिक्षा लोन की जो शर्तें थी वो बहुत ज्यादा कठोर थी, लेकिन इसके बाद शिक्षा लोन, एजुकेशन लोन की जो शर्तें थी वो बहुत सिंपल की गई, इंटरेस्ट रेट कम की गई, गारंटी का रोल कम किया गया। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन डेवलपमेंट जो आया इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर, एक आम नागरिक भी बहुत अच्छे से पढ़ने लगा, तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की तरफ मामला चला गया। आमूलचूल परिवर्तन, ये बहुत ही एक अच्छी चीज है कि किसी भी पॉलिसी में यदि अचानक चेंज आता है, 100% की तरफ हम चेंज की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हमारे लिए आती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की पॉलिसी यदि बन गई है, जैसे 5 साल के लिए बनी और वो पॉलिसी रिजल्ट भी नहीं दे रही है तो उसी को मॉडिफाई करके रिजल्ट ओरिएंटेड उसे बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 100% ही उसे चेंज कर दिया जाएगा। 100% चेंज करने पे लॉस फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ हम लोग चले जाते हैं। प्राय आपने ऐसे देशों में देखा होगा जहां सरकारें बदलने पर पॉलिसी बदल जाती हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में ना तो अचानक परिवर्तन होता है और ना ही सरकार बदलने पर परिवर्तन आता है। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं जिनमें बड़ा निवेश हमने कर दिया है, जैसे पंचभद्रा में हमने रिफाइनरी लगाई, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में वो रिफाइनरी लगाई गई, बाद में मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया गया, एक फेज का मनमोहन सिंह जी ने भी उद्घाटन किया था। तो सरकारें बदलने पर भी हमारी जो मेन पॉलिसी है, हमारा जो मेन एजेंडा है, जिन पर हम फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं, उन एजेंडा में आज तक हमने कभी परिवर्तन नहीं किया है और परिवर्तन किया है तो इतना ही किया है जितना चल सकता है। मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हमने कभी नहीं की, मेजर चेंजेस हमने कभी भी नहीं किए हैं।
तो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कहाँ की है? भारत की है। आमूलचूल, आमूलचूल का मतलब होता है अचानक, अचानक परिवर्तन हमने नहीं किए हैं। इसका एक फायदा और भी है, यदि आप निवेश करता है, आपने ऐड देखे होंगे आईपीएल में खूब जबरदस्त ऐड चल रहा है निवेश शेयर मार्केट का, कि शेयर मार्केट में निवेश है, म्यूचुअल फंड में जो निवेश है, म्यूचुअल फंड के ऐड आप खूब देखते हैं। बाजार के अधीन है, बाजार जोखिमों के अधीन है, नियम और दस्तावेज बहुत सावधानी से पढ़ने हैं। इट मीन्स योर रिस्क ऑन थॉट, आपका जो रिस्क है वो आपकी सोच पर आधारित है। आप जैसा सोचते हैं, जिन फंड्स पे ट्रस्ट करते हैं, वो फंड अगर गेन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगर वो लॉस करेंगे, डिफॉल्ट होंगे, लूज करेंगे कहीं ना कहीं, तो आपको लॉस होने वाला है। तो ऐसे में जो निवेश करता होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, एफडीआई के जरिए पैसा लाते हैं, या भारतीय स्थानीय जो लोग होते हैं एफडीआई के जरिए पैसा लाते हैं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को कि भारत में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए हम सिक्योर इन्वेस्टमेंट भारत में कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो पैसा है वो नीतियां अचानक बदलेगी नहीं, नीतियां अचानक नहीं बदलेंगी तो हमारे को जो लाभ होना है वो कैसा होगा? निश्चित लाभ होने वाला है। तो आमूलचूल परिवर्तन ना होने के कारण जो निवेश करता होते हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। छोटे उद्योग, बड़े उद्योग भी अपने आप को क्या करते हैं? निश्चित रूप से क्या मानते हैं? अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं। अब ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जब हमारी सरकारें बदलती हैं, हर दल का एक विचार होता है। जैसे बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि ये पूंजीपति घरानों का समर्थन करते हैं, गरीब लोगों के बारे में ये नहीं सोचते। अब वो आपको तय करना है कि बीजेपी सोचती है या नहीं। कांग्रेस पे आरोप लगते हैं कि कांग्रेस कभी भी उद्योगों के बारे में नहीं सोचती, इट सो बस ये डिपेंडेबिलिटी रखती है और खिचड़ी टाइप में पॉलिसी बनाती है। कभी भी सकारात्मक एनर्जेटिक उद्योगों को आगे बढ़ाने का काम इसने नहीं किया। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक उद्योगों का विकास नहीं होगा तब तक गरीबी नहीं मिट सकती। क्यों? उत्पादन ही हमारी जीडीपी का सबसे प्रमुख आधार है। चाहे वो XYZ किसी भी तरीके से हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे घर में बनने वाला एक दीपक ही क्यों ना हो, कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, चाहे प्लेन, हेलीकॉप्टर या रेल, कुछ भी हो, जब भी हमारा उत्पादन होगा तो हमारा जीडीपी ग्रोथेबल होगा और हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी होंगी? सुदृढ़ होंगी। हमारे यहाँ क्या होता है, जब दल होता है उसकी निश्चित विचारधारा होती है। मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र में वो कहीं ना कहीं डिक्लेयर करते हैं कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम कौन कौन से कार्य करने वाले हैं और कौन कौन से कार्यों को बढ़ावा देंगे। ऐसे में जब इनकी सरकारें बन जाती हैं तो पुरानी सरकारों की नीतियों को ये कभी भी चेंज में इतनी जबरदस्त तरीके से नहीं लाते। जैसे राजस्थान सरकार की बात करें तो निःशुल्क दवा योजना की बात गहलोत साहब ने चलाई थी, उस योजना को कंटिन्यू किया गया। जब सरकार बदली, पहले बहुत आरोप लगे उस पे, ऐसा होना है वैसा होना है, लेकिन उसको बदला नहीं गया। आधार कार्ड योजना, मनमोहन सिंह जी की सरकार में नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए थे आधार कार्ड पर कि ये हमारी निजी सुरक्षाओं को आउट कर देगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल मार्केट में चली जाएंगी और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे आरोप किसने लगाए थे? बीजेपी ने। और आपको याद होगा आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर किसी ने बना दिया तो आधार को बना दिया गया है, और ये किसने बनाया है? बीजेपी ने बनाया है। कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें बदलती हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जो नीतियां हैं वास्तव में जिनका क्रियान्वयन होना है उसमें परिवर्तन हमारे यहाँ नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट थे, बहुत सारे विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट थे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनके वित्त में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, उनको वित्त वैसे ही मिल रहा है जैसे मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार बदलती है तो हमारे जो मूल ढांचे को एक बड़ा विकसित देश बनाने के लिए ढांचा चाहिए, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं आएगी। जैसे अभी मेट्रो का काम चल रहा है, हमारे यहाँ जापान से जो ट्रेनें आने वाली है, हाई स्पीड ट्रेनें जो आने वाली है, बुलेट ट्रेन जिसे कहते हैं, मनमोहन सिंह मोदी जी के कार्यकाल में इसका उद्घाटन हुआ। यदि मोदी जी की सरकार कल को चली जाती है तो नेक्स्ट जो सरकार आएगी वो भी कंटिन्यू से करेगी।
स्थिर और क्षेत्रीय सुरक्षा, हमारी जो योजनाएं हैं, विदेश नीति है, देश की जो नीति है, उसमें सबसे ज्यादा हम लोग किसको ध्यान में रखते हैं? स्थिरता। हम लोग अचानक ऐसी परिस्थितियां खड़ी नहीं करते जैसे यूरोप के कंट्रीज करते हैं, बहुत ज्यादा डाउनफॉल, बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन। पाकिस्तान है, यूरोप के कंट्री हैं, गल्फ कंट्री हैं, अपने खाड़ी जो क्षेत्र हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए ऑयल से संबंधित जो क्षेत्र हैं, ये कहीं ना कहीं अस्थिरता से भरे हैं। आपने देखा होगा कि पेट्रोल के अचानक दाम बढ़ जाते हैं, अचानक दाम गिर भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाते हैं, नेक्स्ट डे से बढ़े हुए दामों से लेंगे, तो ये अस्थिरता पाई जाती है। लेकिन भारत में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती जिससे क्या पैदा हो? अस्थिरता पैदा हो। यदि ऐसा हुआ भी है, जैसे टमाटर के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए, तो भारत काला बाजारी को रोकने के लिए, ऐसी व्यवस्थाओं को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करता है। क्षेत्रीय सुरक्षा की यदि हम बात करें तो क्षेत्रीय सुरक्षा में हम लोग स्थायी विकास, सतत विकास की बात करते हैं। भारत ने किसकी बात की है? सतत विकास की। अब ये सतत विकास को हम धारणीय विकास भी कहते हैं। ये शब्द आपको याद रखना है, धारणीय विकास या कौन सा विकास? सतत विकास। इसका फायदा क्या है? धारणीय या सतत विकास का मतलब होता है फ्यूचर ओरिएंटेड विकास, यानी कि फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास कौन सा विकास कहलाता है? धारणीय विकास या सतत विकास कहलाता है। सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर फ्यूचर की प्लानिंग की जाए, इसमें पर्यावरण भी सुरक्षित हो, छोटे उद्योग भी सुरक्षित हो, छोटे लोग भी सुरक्षित हों, बड़े लोगों का भी सुरक्षा हो, और हमारी क्षेत्रीय विषमताएं ना आए, किसी क्षेत्र विशेष को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल जाए, कोई क्षेत्र ज्यादा पिछड़ नहीं जाए। ये सारी चीजें क्षेत्रीय सुरक्षा के अधीन होती हैं। कोई ऐसा काम नहीं हो जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा पिछड़ जाए या व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे निकल जाए। तो हमारे यहाँ क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है कि कोई क्षेत्र विशेष यदि पिछड़ रहा है, कंपटीशन में नहीं आ सकता, तो कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। इसमें आगे देखें तो भारत की विदेश नीति का जो नया सिस्टम था, ये पुराने से ही जुड़ा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम। आपने विदेश नीति की विशेषता देखी थी, वसुधैव कुटुंबकम, ये यहाँ एज इट इज ही मिला है। पूरा विश्व क्या है? हमारा एक परिवार है और हम इसको साथ लेकर चलेंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम में हम लोग क्या चाहते हैं? पड़ोसी अच्छा हो, पूरा विश्व अच्छा हो और हम सब इसके लिए मिलकर कार्य करें। शून्य सहायता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आज बेहद इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद से संबंधित 3-4 सवाल आपको याद रखने हैं। पहला सवाल, आतंकवाद किसे कहते हैं? भय स्थापित करके, डर दिखाकर अपना कार्य करवाना क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है। हिंसा के जरिए अपनी मांगे मनवाना आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद की शुरुआत कब से हुई? 1990 के दशक से हुई। कहाँ? रसिया के आसपास के इलाकों में, यूएसएसआर के आसपास के इलाकों में हुई। और ये किया किसने? पाकिस्तान ने किया। करवाने वाला कौन था? अमेरिका। यानी कि आतंकवाद का जनक कौन है? अमेरिका ही है। और ये शुरुआत कहाँ से हुई? पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों से हुई। तालिबान जैसे संगठनों ने इसको आगे बढ़ाया। और भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है? हम आतंकवाद को, हिंसा को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देते, जीरो सहायता हम लोग देते हैं। हमारी जीडीपी का कोई भी पैसा, एक नया पैसा भी आतंकवाद, हिंसा को बढ़ाने में हम लोग नहीं देते हैं। जबकि पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 8% हिस्सा, पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 8% हिस्सा किसमें लगाता है? आतंकवाद की सहायता में, हिंसा की सहायता में लगाता है, ताकि दुनिया के देशों में क्या पैदा कर सके? अस्थिरता पैदा कर सके। इसीलिए शून्य सहायता, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आपको ध्यान रखनी है। शून्य सहायता पॉलिसी आपको ध्यान में रखनी है। आपको सवाल पूछा जाएगा, ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है कई बार, जीरो टॉलरेंस, तो आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि इसे भी हम हिंदी में क्या कहते हैं? शून्य सहायता ही कहते हैं।
शून्य सहायता का मतलब किसी भी आतंकवादी समूह को हम लोग किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो पैसे से हो, चाहे मोरल हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो। जबकि पाकिस्तान कितना परसेंट करता है? 8% इसकी सहायता करता है। इसी पॉलिसी को भारत की जो जीरो इफेक्ट है या जीरो समर्थन का जो कार्य है आतंकवाद को, उसे हमने क्या कहा है? शून्य सहायता पॉलिसी कहा है। आगे देखते हैं भ्रष्टाचार। वर्तमान में भारत की जो विदेश नीति पर फोकस किया गया है जिन मुद्दों पर, उसमें भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब लाल फीताशाही को हम लोग नौकरशाही का नाम भी देते हैं। ऐसे लोग जो उच्च पदों पर बैठे हैं और वो कहीं ना कहीं कार्य नहीं करते, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। ये शब्द वास्तव में साम्यवाद से आया हुआ है। साम्यवादी लोग आपने देखा होगा, यूएसएसआर में एक पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट। और ये कम्युनिस्ट कैसे थे? विलासितापूर्ण लोग थे। इनको अपना राज से कोई मतलब नहीं था, इनका मतलब था केवल और केवल खाने से। जैसे अंग्रेज भारत में केवल लाभ के लिए आए थे, वैसे ही कम्युनिस्ट अपने बारे में बहुत ध्यान रखते थे। इनका लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, या यूं कहें बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा खर्च करते थे, गरीबी होने के बावजूद भी। जैसे पाकिस्तान के इमरान खान की लाइफ देखें तो बहुत जबरदस्त विलासितापूर्ण है, जबकि पाकिस्तान की लाइफ भूखे लोग हैं, बहुत ज्यादा गरीबी दरिद्रता से भरी हुई है। वैसे ही उत्तरी कोरिया की बात करें तो गरीब राष्ट्र है लेकिन राजा बहुत विलासितापूर्ण है। ऐसे ही कम्युनिस्टों की भी हालत थी। तो ये यहीं से आया हुआ शब्द है लाल फीताशाही। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे अधिकारी जो उच्च पदों पर बैठे हैं लेकिन वो कार्य नहीं करते हैं, उनका वर्चस्व समाज में बना हुआ है, उस वर्चस्व को कम करना और सामान्य नौकर के रूप में उनको स्थापित करना इसका कार्य है। भ्रष्टाचार की यदि हम बात करें तो भ्रष्टाचार भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। अपने कार्य को संपादित ना करना, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लेना क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। जबकि उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का ये कार्य है कि वह उस कार्य को करे, क्योंकि उसे लाया ही उस कार्य के लिए किया गया है। जैसे हम बात करते हैं राशन की। राशन की दुकान का अधिकारी राशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा, लेकिन उस राशन को बांटने के लिए वो क्या ले लेता है? एक्स्ट्रा पैसा। क्योंकि लोग कैसे हैं? ज्यादा, तो कुछ अयोग्यों को भी वो दे देता है या कुछ एक्स्ट्रा दे देता है किसी को। तो यही क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। पद का दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार कहलाता है। कर्तव्य को पालन ना करना भ्रष्टाचार की श्रेणी में है। कार्य को संपादित करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम ले लेना क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। तो भारत की विदेश नीति में जो नए तत्व जुड़े हैं या वर्तमान में भारत की विदेश नीति के जो नए आयाम आए हैं वो ये सभी हैं। इसमें उदारवाद की शुरुआत 91 में हुई। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। अचानक हम कभी भी हमारी पॉलिसी में अंतर नहीं करते। मूल ढांचे में परिवर्तन सरकार बदलने पर भी नहीं आता, पॉलिसी वैसी की वैसी होती है। स्थिर और क्षेत्रीय सुरक्षा ध्यान में रखते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करते कि एक राज्य बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं बनाते। वसुदेव कुटुंबकम बहुत अच्छे से देख लिया। जीरो टॉलरेंस, शून्य सहायता आतंक के खिलाफ हमारी है जारी रहेगी। पाकिस्तान कितना परसेंट करता है? 8% करता है। भ्रष्टाचार भारत में बहुत जबरदस्त है, इसे कम करने के लगातार प्रयास चल रहे हैं। लाल फीताशाही, नौकरशाही को हम पावरफुल बनने से रोकेंगे। ये समाज सेवक बने रहने चाहिए।